Hello everyone, welcome to all your board. My name is Pratik Taldar. By qualification I'm a chartered accountant, and in this video we are going to discuss about the co-lending arrangement direction 2025. So first of all आपको बताना चाहूंगा this is co-lending and co means two. ठीक है, co का मतलब होता है दो लोग. So जाहिर सी बात है there will be two regulated entities involved in this particular transaction. That's the number one thing you need to understand. Co-lending direction, so I can say that this is regulated entity 1, HDFC Bank. Say for example there can be any other regulated entity, any NBFC as well, regulated entity number 2, and they both are giving loan to Mr. Adani, right? Two regulated entities are giving loan to Mr. Adani. That will be a kind of that can be a kind of co-lending arrangement, right? Acha, we have taken the example of Mr. Adani because Mr. Ambani ko I don't think there is a requirement of any money, right? Just kidding. Let's have a quick understanding about the background and the purpose of this direction. A very simple direction and can be scoring, and some of the things in this particular direction I think can directly come in your examination as well. So पहले एक बार पूरा अच्छे से डायरेक्शन पढ़ा देता हूँ, लास्ट में बताऊंगा क्या क्या इसके अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, इतनी सी रिक्वेस्ट है. लेट्स स्टार्ट विद द बैकग्राउंड एंड पर्पस फर्स्ट. हैव अ लुक एट द डेफिनेशन ऑफ द co-lending arrangement. A co-lending arrangement, which is also called as CLA in short form, it is a setup where two regulated entities, that's why co लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, where two regulated entities jointly lend to a borrower sharing the revenue and risk. Obvious सी बात है, समझना है यहाँ पे बात को. There are two regulated entities. They have given a loan to a borrower. Now definitely they will be earning interest as well as the principal repayment. They will be earning interest as well as the principal repayment. So obviously they will be dividing the income, revenue and the expenditure as well, and that's what it is written in the definition. Two regulated entities jointly lend to a borrower and they will be sharing the revenue as well as the risk associated with the loan. पैसा आया तो भी उनका है, रिस्क हुआ तो भी उनका है. सर पहले ये डायरेक्शन नहीं थे क्या? थे, पर स्पेसिफिक टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग थे. 2020 के अंदर आरबीआई का एक सर्कुलर आया था जिसके अंदर ये वाले डायरेक्शंस भी मेंशन थे, बट दे वर नॉट एग्जॉस्टिव, दे वर ओनली रिलेटेड टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, एंड वी आर हैविंग नाउ अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑन को लेंडिंग. ठीक है, सो यहां पे देखो इसकी इफेक्टिव डेट क्या है. द मेमोरी टेक्निक हियर इज हैप्पी न्यू ईयर. ओके, सो 1st of January 2026 से these directions will be effective, और अर्लियर ऑल्सो इफ द रेगुलेटेड एंटिटी वांट्स कि मैं तो अभी से कंप्लाई करना चाहता हूं, तो वो अभी से कंप्लाई कर सकते हैं एज पर चेंजिंग दी इंटरनल पॉलिसी. वो अपनी इंटरनल पॉलिसी के अंदर इसको इंक्लूड करके अभी से दे कैन स्टार्ट कंप्लाइंग विद द डायरेक्शन. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. एप्लीकेबिलिटी, इफेक्टिव डेट के बाद तो नए डायरेक्शंस CLA, राइट. को लेंडिंग अरेंजमेंट को मैं CLA बोलूंगा आगे शॉर्ट फॉर्म में, ताकि इजी रहे अंडरस्टैंडिंग में. एक बार डेट निकल गई, इफेक्टिव डेट आ गई, तो उसके बाद तो आपको न्यू डायरेक्शन ही फॉलो करने हैं, पर पुराने लोग जो चल रहे हैं वो डेट से पहले एक्सपायरी तक कंटिन्यू कर सकते हैं. ओल्ड CLAs बिफोर द डेट कैन कंटिन्यू अंडर द ओल्ड रूल्स टिल देयर एक्सपायरी. ठीक है, एप्लीकेबिलिटी इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है, समझना. कमर्शियल बैंक्स बट एक्सक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक. सारे कमर्शियल बैंक हैं, पर SFBs, LABs एंड RRBs नहीं है. अब एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं बोलूंगा कि यहां पे लिखो कमर्शियल बैंक माइनस SFB, लोकल एरिया बैंक, LAB एंड RRB. सो एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग की जगह ना आप माइनस प्लस यूज किया करो. उससे क्या होने वाला है, आपको याद रखने में उतनी डिफिकल्टी नहीं होने वाली. यू वोंट बी फेसिंग एनी डिफिकल्टी फॉर रिमेंबरिंग दीज थिंग्स. एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग, इट विल क्रिएट अ बिग कंफ्यूजन जस्ट बिफोर योर एग्जामिनेशन. सो इस कंफ्यूजन को यहीं खत्म कर देते हैं. कमर्शियल बैंक्स माइनस SFBs, LABs एंड RRBs. ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पांचों ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे लगता है. NBFCs प्लस HFCs, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे भी ये लगेगा. ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे भी ये लगेगा. ये इसकी एप्लीकेबिलिटी थी जो हमने डिस्कस कर ली.
बट दिस सर्कुलर इज नॉट एप्लीकेबल ऑन मल्टीपल बैंकिंग, कंसोर्टियम लेंडिंग और सिंडिकेशन। ठीक है, डिजिटल बैंकिंग, अभी अभी डिजिटल लेंडिंग डायरेक्शंस पढ़ाए थे कुछ दिन पहले, राइट? वी हैव रिलीज्ड अ वीडियो ऑन द यूट्यूब चैनल रिलेटेड टू आरबीआई डिजिटल लेंडिंग डायरेक्शंस। तो डिजिटल लेंडिंग पे अप्लाई नहीं करता है, बट दो रेगुलेटेड एंटिटीज अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके को लेंडिंग कर देती है तो फिर ये वापस अप्लाई कर जाता है। ऑब्वियस ही बात है ना, को लेंडिंग अगर हो रही है, डिजिटली भी हो रही है, तो भी अप्लाई करेगा, राइट? सो बट इफ द डिजिटल को लेंडिंग इज इन्वॉल्व्ड, बोथ सेट ऑफ रूल्स विल अप्लाई। ठीक है, यहां तक एकदम सिंपल है। अभी तक हमने क्या ही डिस्कस किया, फटाफट से रिकैप दे देता हूं। टू रेगुलेटेड एंटिटीज आर giving a co-lending arrangement, are doing a co-lending arrangement to give loans and advances to one single borrower, and they will be sharing the revenues and the risk associated with this loan. सही है? कब से आ रहा है? 1 जनवरी 2026 से आ रहा है। ठीक है, 2026 से 5 नहीं है, पहली बात तो ये याद रखना। किस किस पे अप्लाई कर रहा है? कमर्शियल बैंक्स माइनस एसएफबीज, आरआरबीज एंड एलएबीज, एनबीएफसीज प्लस एचएफसीज and all India financial institutions, but not applicable on multiple banking, consortium lending, syndication or digital lending, but it is applicable on the digital lending if the co-lending is done via digital route. ठीक है, यहां तक आई होप सबको क्लियर होगा। अभी एक माइंड में डाउट आ रहा होगा, सर ये मल्टीपल बैंकिंग, कंसोर्टियम लेंडिंग, सिंडिकेशन, को लेंडिंग जो भी आप पढ़ा रहे हो, सब तो एक जैसे दिखते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है, राइट? तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मल्टीपल बैंकिंग की। इसको तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, समझना। अडानी साहब ने 2 जगह से लोन ले लिया, एचडीएफसी बैंक से अलग, एसबीआई बैंक से अलग। ये होता है मल्टीपल बैंकिंग। मान लो आईडीएफसी बैंक से भी ले लिया, दिस इज नथिंग बट मल्टीपल बैंकिंग। जैसे आप लोगों का एचडीएफसी में भी अकाउंट है, आईसीआईसीआई में भी अकाउंट है, एसबीआई में भी अकाउंट है, बहुत सारी जगह अकाउंट हो सकता है आपका, आपका पेरेंट्स का। दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल बैंकिंग, स्ट्रेट मल्टीपल बैंकिंग। सर फिर कंसोर्टियम लेंडिंग और सिंडिकेशन, ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं? नहीं होते, लगते एक जैसे, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, समझना। In loan arrangements, both consortium and syndication involves multiple lenders providing financing to a single borrower. तो सर इसमें सिंगल बोरोवर है और मल्टीपल लेंडर्स हैं, से फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, फिर उसके बाद और भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं, आईडीएफसी बैंक या कोई एनबीएफसी। ये सब मिलके एक सिंगल बोरोवर को लोन दे रहे हैं। मल्टीपल लेंडर्स प्रोवाइडिंग फाइनेंसिंग टू अ सिंगल बोरोवर, दोनों में यही होता है। कंसोर्टियम लेंडिंग में भी यही होता है और सिंडिकेशन में भी होता है। क्या फर्क है वो समझना। की डिफरेंस लाइज इन द लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड मैनेजमेंट। कितना लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट रहेगा, कितना मैनेजमेंट का इंटरफेरेंस रहेगा हर बैंक का, वो डिफरेंशिएट करता है कि कंसोर्टियम लेंडिंग या फिर सिंडिकेशन है। इन अ कंसोर्टियम द लेंडर्स जॉइंटली मैनेज द लोन। So let's suppose this is a consortium arrangement. These are the members: HDFC Bank, Axis Bank, IDFC Bank, NBFC or any other bank. These are the member banks. They will be jointly managing the loan with each lender having a direct relationship with the borrower. हर बैंक का डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा बोरोवर के साथ, मिस्टर अडानी के साथ। ठीक है, They will be sharing the due diligence requirement and documentation. सर सिंडिकेशन में भी तो ऐसा ही होता है? नहीं होता है, थोड़ा सा अलग होता है। सिंडिकेशन होता तो बहुत सारे बैंक्स हैं, ठीक है, मान लो ये 4 बैंक्स हैं। ये लोग क्या करते हैं, एक लीड बैंकर को अपॉइंट करते हैं, उसके बाद वो बोरोवर से डील करता। आई होप आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। इन सिंडिकेशन अ लीड बैंकर मैनेजेस द लोन प्रोसेस इंक्लूडिंग अरेंजिंग इट विद अदर पार्टिसिपेंट बैंक्स। सो यहां पे एक लीड बैंकर होगा, वो पूरा डील करेगा मिस्टर अडानी के साथ और बाकी के पार्टिसिपेंट्स के साथ, मेंबर्स के साथ मैनेज करेगा, राइट? सो दे विल बी टिपिकली हैंडलिंग द प्राइमरी रिलेशनशिप विद द बोरोवर। द डायरेक्ट फ्रंट फेसिंग रिलेशनशिप और द प्राइमरी रिलेशनशिप विल बी हैंडल्ड बाय अ लीड बैंकर। ये सिंडिकेशन में आ जाता है। थोड़ा सा ही फर्क है, पर है, फर्क तो है, ठीक है। A simple way to remember for you guys, अगर कंसोर्टियम की बात करूं तो टीम वर्क फॉर लॉन्ग रन
Why? Because here the bank works together throughout the loan life. However, in case of syndication, teamwork is there for the deal making purpose only. Arranger builds the team, but later on each lender handles with the own part. They are not concerned with other part, right? So that's what that core difference is. यहाँ पे लीड बैंकर अपॉइंट होता है सिंडिकेशन के अंदर. और डिटेल में अगर पढ़ना हो तो मैंने पूरा डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे सिंडिकेट वर्सेस कंसोर्टियम का. इसको आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, राइट? पर अभी फिलहाल के लिए फॉर द पर्टिकुलर सर्कुलर इतना नॉलेज अगर है तो बहुत है. सर पर हमको तो सब एक जैसे लग रहा है, सिंडिकेट, कंसोर्टियम. अरे भाई समझो, बहुत सारे लेंडर्स आके जब एक बोरोवर को लोन देंगे, यही दोनों का कॉन्सेप्ट होता है. बट कंसोर्टियम में सबका यहाँ पे ग्रुप एफर्ट आता है. कंसोर्टियम में देयर विल बी ऑलवेज अ ग्रुप एफर्ट, राइट? बट इन केस ऑफ सिंडिकेशन जो डील करता है, जो फ्रंट फेसिंग होता है, वो लीड बैंकर होता है. इतना सा फर्क है. पर सर फिर को लेंडिंग से अलग कैसे हो गए कंसोर्टियम और सिंडिकेशन? हाउ को लेंडिंग इज डिफरेंट? यहाँ पे मल्टीपल बोरोवर्स हो सकते हैं. इन केस ऑफ कंसोर्टियम और सिंडिकेशन, को लेंडिंग के अंदर ओनली कैन देयर बी 2 बोरोवर्स. व्हाई? सॉरी, 2 लेंडर्स. व्हाई? बिकॉज को मीन्स 2, राइट? को का क्या मतलब होता है? 2 होता है. इसलिए देखो यहाँ पे क्लियरली डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है, वेयर 2 रेगुलेटेड एंटिटीज जॉइंटली लेंड टू बोरोवर्स. कंसोर्टियम, सिंडिकेशन में बहुत सारे बैंक्स हो सकते हैं. को लेंडिंग में सिर्फ 2 ही रेगुलेटेड एंटिटीज हो सकती है. इतना सा डिफरेंस है, जो आई होप आप लोगों को अब क्लियर हो चुका होगा. ठीक है, आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ जो एग्जाम में आने वाली है. क्योंकि पूरे 1 घंटा हम इन वर्ड्स पे नहीं बिता सकते. बिताने के लिए तो मैं इनके ऊपर आपको 1-2 घंटे का वीडियो बना के दे सकता हूं. बट एट द एंड ऑफ द डे हमको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना पड़ेगा. जो चीज हमारे एग्जाम में आएगी उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, राइट? और मैं भी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए आई वुड लाइक टू प्रोसीड फर्दर. ठीक है, कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप मुझे टेलीग्राम पर रीच आउट कर सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने लास्ट में पीडीएफ में दे रखा है. ठीक है, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो. For the purpose of these direction, the co-lending arrangement, which is CLA, refers to an arrangement formalized through an ex ante agreement. अब इसको क्या बोलते हैं? ex ante बोलते हैं. ठीक है, this is a Latin word basically. This is a Latin word. The meaning of as ex ante is before the event. Before the event, and we can have a look at the dictionary meaning as well, based on forecast rather than the actual result. So here we are just forecasting कि अच्छा मैं ए हूं, मैं बैंक ए हूं, आप बैंक बी हो, हम लोगों का परसेंटेज क्या रहेगा, शेयरिंग हम कैसे एंटर करेंगे. सो व्हाट वी आर डूइंग इज, अभी तक लेंडिंग हुई नहीं है, बट बिफोर द इवेंट वी आर जस्ट डूइंग ए एग्रीमेंट, जस्ट टू बी क्लियर. सो कैन आई से दैट एन एग्रीमेंट साइंड इन एडवांस of doing the actual lending activity. We haven't done the actual lending activity yet. अभी तक अडानी साहब आए नहीं है हमारे ऑफिस में, but we are doing a ex ante agreement before the event agreement, just to be clear. So we can say that this is a pre-signed contract. यार पहले से ही साइन कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट को और खत्म करते हैं. दोनों लोग साइन करके खत्म करते हैं. ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी. जब लेंडर आएगा तब आएगा, सॉरी जब बोरोवर आएगा तब आएगा. तब कोई दिक्कत ही नहीं है. वी आर ऑलरेडी reached a understanding level in terms of an agreement. If I give you an example, a bank and an NBFC, let's suppose HDFC Bank and an NBFC, they are jointly deciding to fund a SME loan. Now, before disbursing a single loan, they have done an ex ante agreement stating that the bank will fund 60%. So bank कितना देगा? 60% दे देगा. NBFC कितना देगा? 40% दे देगा. ठीक है, ये अग्रीमेंट कर लिया. ठीक है, एग्रीमेंट बना देते हैं यहाँ पे, ये इसी को एग्रीमेंट बना देते हैं. HDFC बैंक 60%, NBFC 40%. दिस विल बी द रेशियो. NBFC will source the customer. So sourcing the customer requirement is with NBFC here. Bank, HDFC Bank will handle the documentation. HDFC बैंक ने बोला यार मेरे पास टाइम कम है, ठीक है, मेरा बहुत फैला हुआ काम है, एक काम करो कस्टमर तुम लेके आओ NBFC. ठीक है, तुम्हारा लोकल लेवल पे पेनिट्रेशन बढ़िया है, तुम एक काम करो जाके कस्टमर लेके आओ, डॉक्यूमेंटेशन मैं देख लूंगा, 60% मैं लोन दे दूंगा, 40% तुम दे देना, मिल के दोनों रिस्क और रिवॉर्ड को शेयर कर लेंगे. दिस इज अ को लेंडिंग अरेंजमेंट. एंड व्हाट दे हैव डन इज, HDFC बैंक ने साइन किया, यहां पे NBFC ने साइन किया. ठीक है, दोनों ने साइन कर दिया. ये क्या बन गया?
एक प्री अरेंजमेंट बन गया, इसी को हम बोलते हैं एक्स एंटे अरेंजमेंट. दिस इज अ लैटिन वर्ड. ओके, so co-lending arrangement and a pre-signed agreement, or I can say a ex ante agreement between the originating RE and the partner RE. अरे सर अब ये क्या होता है? Originating RE source and processes the loan application. Say for example हमारे केस में originating regulated entity NBFC है, क्योंकि यही कस्टमर लेके आ रहे हैं. So source and processes the loan application. They are sourcing the loan application, they are processing the loan application, and they are again passing it to HDFC Bank as well. So HDFC Bank here will be the partner regulated entity. So HDFC Bank is co-lending based on the agreed proportion. 60% HDFC दे देंगे, 40% NBFC दे देंगे. तो दोनों में से कोई भी originating regulated entity हो सकता है, partner regulated entity हो सकता है, depending on who is sourcing and processing the loan application. In our example, NBFC here is the originating regulated entity. सर लोन सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों हो सकता है? यस, दोनों हो सकता है. सर रेवेन्यू रिस्क कैसे शेयर करेंगे? भाई एग्रीमेंट तभी तो कर रहे हैं ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं हो, इसीलिए वी आर डूइंग एग्रीमेंट राइट नाउ. राइट, यहां तक आई थिंक सबको क्लियर होगा. बहुत ही सिंपल सी बात करी, अभी तक मैंने कुछ भी कॉम्प्लेक्स हमने नहीं डिस्कस किया है. इंपॉर्टेंट क्या एग्जाम में आ सकता है? मिनिमम शेयर रिटेंशन. ईच रेगुलेटेड एंटिटी मस्ट कीप एट लीस्ट 10%, एट लीस्ट 10% ऑफ द लोन इन इट्स ओन बुक. सर समझ में नहीं आया, वापस बताओ. ठीक है, 100 करोड़ का लोन दे दिया. HDFC बैंक ने बोला कि चलो 99 करोड़ मैं दे दूंगा. NBFC कह रही है कि चलो 1 करोड़ मैं दे दूंगी. अरे सिर्फ 1% नहीं भाई, स्किन इन द गेम. देयर शुड बी स्किन इन द गेम. एटलीस्ट टेक 10 करोड़, यू एटलीस्ट टेक 90 करोड़. ओके, नॉट एटलीस्ट बट या HDFC बैंक कैन at most take 90 करोड़, because at least NBFC बैंक has to retain 10%. दोनों regulated entity में से कम दोनों के पास 10% तो ऐसा ना हो जाए कि पूरा का पूरा एक ही सिंगल साइडेड गेम हो जाए. ठीक है, स्किन इन द गेम होनी चाहिए, नहीं तो फिर NBFC को तो इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा इस लोन में. वो बोलेगी छोड़ो यार, भाड़ में जाता है वो लोन. राइट, सो वो भाड़ में जाने वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए. पूरा इंक्लूसिव रह के काम करना है यहाँ पे. 10% का मिनिमम स्किन इन द गेम होना चाहिए. फिर बढ़िया क्रेडिट पॉलिसी बना लो. मेंशन द इंटरनल लिमिट्स ऑफ द CLA एक्सपोजर, टारगेट द बोरोवर सेगमेंट, पार्टनर ड्यू डिलिजेंस. अगर कोई कंप्लेंट आएगी तो उसको कौन रिजॉल्व करेगा? HDFC करेगा या फिर NBFC करेगा? तो ये सब क्लैरिटी, मेक द क्लैरिटी. राइट, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे. एग्रीमेंट विद द पार्टनर एंटिटी, बोरोवर सिलेक्शन क्राइटेरिया, अडानी को देना है, अंबानी को देना है, कैसे वी विल बी सिलेक्टिंग द बोरोवर, प्रोडक्ट लाइंस क्या क्या होंगी, फीस क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सेग्रीगेट करेगा, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करने की टाइमलाइन क्या होगी, कल को बोरोवर को कुछ भी हो गया सो क्या HDFC बैंक NBFC को बताएगा, NBFC HDFC को बताएगा, कब बताएगा? बहुत सारी चीजें, हर चीज आपको याद नहीं रखनी है. राइट, एक बार रीडिंग कर लेना, हर चीज आपको याद रखने की नीड नहीं है. नहीं तो क्या होगा, वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा और एग्जाम के अंदर भी ओरिएंटेड नहीं रहेगा. एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको 10% वाली मिनिमम शेयर रिटेंशन लिमिट पता होनी चाहिए, डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है. फिर बोरोवर का लोन एग्रीमेंट मस्ट क्लियरली स्टेट द डिस्क्लोजर ऑफ ईच RE's रोल. तो जो भी आप अडानी साहब से एग्रीमेंट कर रहे हो उसमें क्लियरली लिखा होना चाहिए कि HDFC बैंक का क्या रोल है और आपकी NBFC का क्या रोल है. राइट, इट शुड बी क्लियरली स्टेटेड. आइडेंटिफाई द सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. कल को कुछ भी हो जाए तो मैं किसके पास जाऊं, HDFC के पास या फिर NBFC के पास? सिंगल पॉइंट दे दो मुझे. राइट, सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दे दो. स्टेट द ग्रीवियंस रिड्रेसल प्रोसेस. जो भी कंप्लेंट है उसका क्या प्रोसेस रहेगा, किसके पास जाना रहेगा. एनी रोल चेंज must be informed to the borrower as well in advance. Let's suppose HDFC is getting out of the transaction, so you need to inform the borrower as well about such kind of arrangement. Right? I hope यहाँ तक सबको क्लियर होगा. फिर कुछ जनरल गाइडलाइंस आर ऑल्सो देयर. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, अगर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर फॉल कर रहा है so RE can also claim the PSL status for their share in the CLA if eligible. Let's suppose एक बैंक, एक NBFC मिलके एक PSL वाला लोन दे रहे हैं, को लेंडिंग कर रहे हैं. सो बैंक का क्राइटेरिया 60% था शेयर, NBFC का 40% था. इन द रिस्पेक्टिव शेयर दे कैन क्लेम द PSL बेनिफिट एज वेल, दे कैन क्लेम द PSL स्टेटस एज वेल फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीशन ऑफ द PSL लिमिट्स. राइट, फिर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर NBFC अकाउंटिंग कर रही है
तो एनी काइंड ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट फ्रॉम द CLA मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम CET1 कैपिटल और नेट ओन फंड्स अंटिल द मैच्योरिटी ऑफ द लोन। ये चीज आपको याद रखनी है, राइट? ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। NBFC shall adhere to the applicable accounting standards while booking the unrealized profits under the CLAs if applicable। जो भी प्रॉफिट होगा उसको क्या करना है, CET1 कैपिटल से हटाना है और नेट ओन फंड से आपको यहां पे हटाना है फॉर मीटिंग द रेगुलेटरी कैपिटल। जब हम निकालते हैं नेट ओन फंड्स तो भी ये हटाते ही है, ठीक है। ब्लेंडेड इंटरेस्ट रेट, HDFC बैंक ने बोला कि मैं तो 60% ऑफ द लोन दूंगा। NBFC इज टेलिंग कि आई विल बी गिविंग 40% ऑफ द लोन। हाउएवर द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ HDFC बैंक and the rate of interest of NBFC can differ. NBFC said, I'll be charging at least 12%. I'll be charging at least 12%. HDFC बैंक ने कहा यार 10% भी मिलेगा तो कोई बुरा नहीं है। So the rate of interest of HDFC bank is 10%. The rate of interest of NBFC bank is 12%. So that's why I need to compute a blended interest rate. It is nothing but the weighted average जो आप कॉन्ट में पढ़ते हो, right? अरे 60% लोन है 10% पे और 40% लोन है 12% पे, तो कितना हो गया, 10.8% हो गया ना वेटेड एवरेज। दैट्स अ ब्लेंडेड इंटरेस्ट रेट, दैट्स अ ब्लेंडेड इंटरेस्ट रेट। एनी चेंजेस इन द इंडिविजुअल आरई रेट, अगर HDFC बैंक का 10% चेंज हुआ या NBFC बैंक का फ्यूचर में 12% चेंज हुआ तो यार अपडेट ब्लेंडेड रेट भी अपडेट हो जाएगी ना। दोनों में से किसी का भी इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ तो वेटेड एवरेज तो चेंज हो जाएगा मैथमेटिकली। तो यू नीड टू इन्फॉर्म द बोरोवर इन दिस केस। ऑब्वियस सी बात है, जो लोन भर रहा है उसको ही नहीं बताओगे क्या तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया यार? ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ब्लेंडेड इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट एंड फीस, ऑल द चार्जेस मस्ट बी इंक्लूडेड इन द एनुअल परसेंटेज रेट एंड डिस्क्लोज्ड इन द की फैक्ट स्टेटमेंट। सर APR क्या होता है? देखो मान लो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.8% ही चार्ज कर रहा हूं, बट देयर आर सम चार्जेस, वो भी मैं अलग से चार्ज कर रहा हूं, तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली जो मेरा एनुअल परसेंटेज रेट है वो तो बढ़ जाएगा ना यार। 11-12% हो सकता है, 11-11.5% हो सकता है अगर मैं कोई छोटे मोटे चार्जेस भी ले रहा हूं तो APR भी डिस्क्लोज कर दो की फैक्ट स्टेटमेंट के अंदर, KFS के अंदर, राइट। फीस फॉर लेंडिंग सर्विस मस्ट हैव ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया एंड नॉट इंक्लूड एनी क्रेडिट एनहांसमेंट और डिफॉल्ट लॉस गारंटी अनलेस अलाउड। तो ये चीजें इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कुछ और चीजें जो आपको पता होना चाहिए, ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स। पार्टनर आरई मस्ट इररिवोकेबली कमिट। यार तुम मेरे पार्टनर हो, मैं NBFC था, HDFC बैंक इज माय पार्टनर, सो HDFC बैंक बीइंग अ पार्टनर रेगुलेटेड एंटिटी मस्ट इररिवोकेबली कनेक्ट। यार ऐसा कमिट करो तुम, ऐसा नहीं कि कल को नहीं मैं तो नहीं दे रहा, ठीक है, ये इसने डिफॉल्ट कर दिया मैं तो बैकआउट करूं, नहीं यार, इररिवोकेबल कमिटमेंट होना चाहिए। रिवोक मत कर देना, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता, वो वाला यहां पे मतलब होता है इररिवोकेबल कमिटमेंट का, ठीक है। इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर ऑफ शेयर मस्ट हैपन विद इन 15 डेज ऑफ द डिसबर्समेंट। The transfer of share must happen within 15 days of the disbursement. So CLA shall ensure that the respective share of RE are reflected in the books of both the RE without any delay. देखो अगर आपने लोन मिलके दिया है तो आप दोनों अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से बता दो आपका शेयर, राइट। Respective RE will be showing the respective share in their books of accounts without any delay after the disbursement by the originating RE to the borrower in case not later than 15 calendar days from the date of disbursement। 15 दिन के अंदर अंदर आप दोनों को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर यहां पे बताना पड़ेगा, राइट। यहां पे आपको ये चीज बतानी पड़ेगी। सो 15 डेज का आपको यहां पे टाइम लिमिट दे दिया गया है। ईच आरई शैल मेंटेन अ सेपरेट बोरोवर अकाउंट, ऑब्वियस सी बात है दोनों अपनी अपनी अकाउंटिंग अलग करेंगे, एंड ऑल द ट्रांजैक्शन विल बी वाया एस्क्रो अकाउंट। इंपॉर्टेंट, सर व्हाट इज एस्क्रो अकाउंट? देखो एक इंडिपेंडेंट अकाउंट चाहिए, क्योंकि यहां क्या हो रहा है, देखो HDFC और NBFC ये दोनों मिलके एक जने को लोन दे रहे हैं, फिर उससे जो इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट्स आएगी उसको ये सेग्रीगेट करने वाले, तो मैं चाहता हूं कि बीच में एक एस्क्रो अकाउंट आ जाए। तो जो इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट रूट हो रही है वो एस्क्रो अकाउंट से रूट हो, जो लोन आप दे रहे हो वो भी एस्क्रो अकाउंट से यहां पे रूट हो, राइट। सो एस्क्रो अकाउंट से हर चीज यहां पे रूट होनी जरूरी है, नहीं तो फिर इंडिपेंडेंस कैसे आएगी, राइट। यहां पे ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी, ऑडिट ट्रेल कैसे बनेगी,
So an escrow account is a special bank account where the money is kept temporarily until certain conditions are met. It is controlled by a neutral party or I can say a third party, right? So क्यों यहाँ पे चाहिए? अगर कोई भी मनी फ्लो हो रहा है, लेट सपोज बोरोवर से रेगुलेटेड एंटिटी को आ रहा है, लोन रीपेमेंट, इंटरेस्ट चार्जेस, एस्क्रो के थ्रू रूट करो, आरई से बोरोवर को जा रहा है, आरई से एक दूसरे को जा रहा है, डजंट मैटर, एस्क्रो अकाउंट के थ्रू करो। बीच में एक एस्क्रो अकाउंट बहुत ही जरूरी है टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस। एग्जाम्पल दे रखा है बाद में आप लोगों के समझने के लिए, इसको जरूर पढ़िएगा पीडीएफ डाउनलोड करके। उसके बाद देयर आर सम ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स। ईच आरई शुड कीप अ सेपरेट अकाउंट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। फिर एस्क्रो अकाउंट होना चाहिए और द सीएलए लोन मस्ट बी पार्ट ऑफ इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट। आपका जो सीएलए लोन्स है, को लेंडिंग अरेंजमेंट्स है, वो इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर पार्ट में बनने चाहिए, ये ऑडिटर उनको अच्छे से चेक कर पाए। There should be a business continuity plan as well in case of CLA termination. मान लो कोई NBFC का काम ही यही था, NBFC नई नई आई थी, HDFC बैंक ने उनके साथ टाई अप किया, CLA एंटर किया दोनों ने। अब क्या हुआ, ये एग्रीमेंट तो खत्म हो गया, आगे जाके CLA टर्मिनेट हो गया बीच में ड्यू टू n नंबर ऑफ रीजन। अब NBFC को पता ही नहीं है कि मैं कल सुबह उठ के क्या करूंगी। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान होना चाहिए NBFC के पास। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, HDFC बैंक के पास भी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान होना चाहिए, राइट? कि कल को ये अरेंजमेंट अगर चला गया, आर यू सोनली डिपेंडेंट ऑन दिस अरेंजमेंट, सो यू नीड टू हैव अ बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान हियर। केवाईसी एकदम प्रॉपरली यहाँ पे होनी चाहिए। पार्टनर आरई कैन रिलाई ऑन दी ओरिजिनेटिंग आरई प्रोसेस, तो उनको रिलाई करना पड़ेगा। NBFC केवाईसी पूरा अगर कर रही है, कस्टमर वो लेके आ रही है, तो HDFC बैंक विल बी रिलाइंग ऑन दी केवाईसी रिक्वायरमेंट्स ऑफ NBFC। फेयर प्रैक्टिस कोड यहाँ पे फॉलो होना चाहिए, ग्रीवियंस मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, ईच आरई, HDFC बैंक अलग, NBFC अलग, विल बी रिपोर्टिंग टू द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। वो अपना अपना ऑब्लिगेशन, अपना अपना शेयर दोनों CIC को रिपोर्ट करेंगे। डिफॉल्ट लॉस गारंटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनेटिंग आरई shall provide a DLG up to 5% of the loan outstanding in case of a CLA arrangement। समझना बात को। हमारे केस में ओरिजिनेटिंग आरई कौन थे? NBFC थे, ओरिजिनेटिंग आरई लिख देता हूं, ORE। HDFC बैंक तो पार्टनर आरई थे। अब क्योंकि ये कस्टमर को, अडानी साहब को तुम लेके आए हो, अडानी साहब को कौन लेके आया? ऑनबोर्ड तो NBFC ने किया ना, शेयर हम भी कर रहे हैं, HDFC वाले भी बैठ के। तो यार एक काम करो, तुम ओरिजिनेट कर रहे हो इस क्लाइंट को, तुम जानो अडानी साहब कौन है, एक काम करो, हमको डिफॉल्ट लॉस गारंटी दो अप टू 5% ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन। लेट सपोज द लोन अमाउंट इज 100 करोड़, यू नीड टू गिव अस अ गारंटी ऑफ 5 करोड़। कल को कुछ भी हो गया तो हमारा पैसा 5 करोड़ तक तो गारंटी में होना चाहिए। दैट मिनिमम रिक्वायरमेंट वी नीड एज अ गारंटी, दैट्स व्हाट डिफॉल्ट लॉस गारंटी इज ऑल अबाउट। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है? असेट क्लासिफिकेशन, जो भी आपका SMA होता है, NPA होता है, उसके हिसाब से आप करोगे। अगर एक आरई ने SMA क्लासिफिकेशन कर दिया, NPA क्लासिफिकेशन कर दिया, तो दूसरी आरई को भी सेम क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। बी ऑन द सेम लाइन, बी ऑन द सेम पेज। एक आरई ने अगर क्लासिफाई कर दिया NPA, तो दूसरी आरई को भी क्लासिफिकेशन एज अ NPA करना पड़ेगा। SMA मतलब जो पहले साइंस आ जाते हैं, है ना, NPA होने से पहले ही साइन आ जाते हैं कि यार ये थोड़ा सा NPA हो सकता है आने वाले टाइम में, वो SMA क्राइटेरिया में फॉलो करता है। एक आरई ने कर दिया, दूसरे आरई को भी करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना रियल टाइम पे, नियर रियल टाइम पे, लेटेस्ट बाय नेक्स्ट वर्किंग डे। कल को कुछ भी हो गया बोरोवर के केस में, तो आप आरई हो, आपको पता चल गया, NBFC को पता चल गया, यू नीड टू शेयर द डेटा विद द HDFC बैंक ऑन अ नियर रियल टाइम बेसिस। नहीं कर पाओ रियल टाइम बेसिस पे, तो नेक्स्ट वर्किंग डे तो कर ही लेना, ठीक है? इतनी सी यहाँ पे बात है। असेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स एंड ऑल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, और ये सब आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, जो आप बाद में पढ़ सकते हो। आरई की वेबसाइट को आपको क्लियरली देना पड़ेगा कि कौन कौन आपके CLA पार्टनर्स हैं। जैसे HDFC बैंक पे आप जाओगे साइट पे, तो आपको वहां देना पड़ेगा, अच्छा इन NBFC, इन अदर बैंक्स के साथ हमारा टाई अप है फॉर द पर्पस ऑफ CLA। इतनी सी चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है? तो यहाँ पे आप डिस्क्लोजर पार्ट अपने आप पढ़ोगे PDF से लेके, ठीक है? उसके बाद मैं आपको कुछ 3 क्वेश्चंस दे रहा हूं फॉर योर होमवर्क। दिस इज होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, ओके, दिस इज होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3, राइट? सो यू नीड टू रीड दीज क्वेश्चंस,
डाउनलोड द पीडीएफ, रीड दीज क्वेश्चंस एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इनका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है और देखते हैं कौन कौन आंसर दे पाता है। ओके, सो हियर आर सम ऑफ द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस दैट यू नीड टू लेटर ऑन आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और सबको रिक्वेस्ट है कि यार जो भी ये वीडियो देख रहे हो, यहां तक अगर वीडियो के पहुंचे हो तो इतना सा एफर्ट और करो, उससे क्या होगा तुम्हारे लिए ही बेटर रहेगा, थोड़ा सा एंगेजमेंट भी बनता है, राइट। प्लस आप लोगों के लिए भी बेटर है कि आप अभी से अपनी फैकल्टी से इंटरेक्ट करो, भले मैं हूं या कोई भी और फैकल्टी है, यू नीड टू इंटरेक्ट विद योर फैकल्टी मेंबर्स एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लस वी हैव लॉन्च्ड द ऑफर एज वेल, फ्लैट 60% ऑफ on this Independence Day. So the code is IDAY. You can avail this offer. The offer ends on 16th of August. This is on all the regulatory exam subscription. You can definitely avail this offer. और अगर आप चाहते हो टेलीग्राम चैनल पे कोई डाउट पूछना है या मुझसे कनेक्ट करना, ठीक है, तो यहाँ इस टेलीग्राम चैनल पे मैं काफ़ी सारे फाइनेंस की चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। यू कैन जॉइन दिस चैनल, राइट। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और आंसर जरूर करना इन क्वेश्चंस का। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।